हेलो ऑल। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के मैं 8 मेन शहरों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 2 बता पाए थे आई थिंक, और उसके बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो फिर शुरू करते हैं। तो हड़प्पा के बारे में मैंने बता दिया था उस वीडियो में, मोहनजोदाड़ो भी बता दिया था। और मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, और उसकी संरचना इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से बना है कि उसको देख के ऐसा कहा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रहा होगा। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, राइट। तो अब हम चलते हैं अगले शहर पे, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, ठीक है, चन्हूदड़ो। ये आपने अपने क्लास 6 से लेके 8 तक की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इस शहर के बारे में पढ़ा होगा। और ये एक मेनली ये जो है ये बिज़नेस के लिए जाना जाता है शहर। ये शहर जो है मेनली बिज़नेस के लिए जाना जाता है। तो ये शहर इसकी खुदाई की थी, खुदाई करके इसको ढूंढा था गोपाल मजूमदार ने खुदाई करके इसको ढूंढा था, चन्हूदड़ो को, ठीक है, गोपाल मजूमदार ने। ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में ही है, ठीक है। ये याद रखना हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, ठीक है। सो ये जो है ये इसमें दुर्ग नहीं है, ऐसा शहर है जैसे अभी तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया कि शहर 2 हिस्सों में होता था, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा दुर्ग जैसा होता था, दुर्ग मतलब किला जैसा, उसके चारों तरफ एक दीवार होती थी और उसमें समाज के उच्च वर्गीय लोग रहते थे, राजा कह लो। राजा का तो वहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता, बट पुरोहित हैं, कुलदेवी को जो पूजा करने वाले हैं, और जो जितने भी कमेटी है, मंत्रिपरिषद के टाइप के लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो लोग जो उच्च वर्गीय होते थे वो आपके दुर्ग वाले हिस्से में, ऊपरी वाले हिस्से में रहते थे। श्रमिक वर्ग निचले हिस्से में रहता था। तो चन्हूदड़ो एक ऐसा इकलौता शहर है जिसमें बाउंड्री नहीं है, उसमें बाउंड्री नहीं है, बिना बाउंड्री के शहर है और औद्योगिक शहर था। वहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था चन्हूदड़ो। तो व्यापार का केंद्र था, तो क्या क्या चीज़ों का व्यापार होता था, ध्यान से सुनो। लिपस्टिक मिली है वहाँ पे चन्हूदड़ो में, शीशा मिला है, मनके मिले हैं, मनके नहीं होते जो माला बनती है गले में पहनते हैं, मनके, चूड़ियाँ मिली हैं, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। इसका मतलब उस टाइम ये जानवर उस एरिया में थे। अब उसके आगे आते हैं रोपड़। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया। अब रोपड़ पे आते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं सब में ड़ा है। तो रोपड़ की जो खुदाई करके खोज की थी वो थी यज्ञदत्त शर्मा। ये पंजाब में है, इंडिया के पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। और इसमें रोपड़ को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रोपड़ में क्या मिला, रोपड़, ऐसी कोई बात सुनी जिससे रो पड़े, ऐसी कोई इमोशनल बात, दुख भरी बात, तो इसमें मिला है एक इंसान के शव के साथ एक कुत्ते का भी शव दफनाया गया, ऐसा अवशेष मिले हैं। तो कितनी इमोशनल स्टोरी रही होगी, एक कितना कनेक्ट है ह्यूमन बीइंग का और कुत्ते का। तो रो पड़ो, तो ये रोपड़ ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रोपड़ में एक मानव के साथ एक कुत्ते को दफनाए हुए के सबूत मिले हुए हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के, ठीक है। और इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। उसके बाद 5वें नंबर पे कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। इसको BK थापर और BB लाल ने खुदाई करके ढूंढा था। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है, जिन शहरों के मैं नाम बता रही हूँ आपको, उनको किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, खुदाई करवा के ढूंढा, ठीक है।
और वहाँ पे क्या क्या मिला है, वहाँ पे क्या क्या मिला है, ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। कालीबंगा में क्या क्या मिला है, बड़ा सिग्निफिकेंट है कि हल से जुते हुए खेत। हल इसका मतलब है कि धातु यूज़ करते थे। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, मोहनजोदाड़ो में कांसे की नर्तकी मिली है, इतनी बड़ी है, मैंने देखा हुआ है। मैं जो दिल्ली में म्यूज़ियम है उसमें गई थी, इतनी बड़ी है वो मूर्ति कांसे की। वो ऐसे डांस कर रही है और आप उसको अपनी बुक्स में भी देखना, हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे शुरुआत में आप पढ़ेंगे आपको वो मूर्ति फ़ोटो में भी होगी आपकी बुक्स में। तो यानी कि वो कांसे की है। धातुओं का ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता वालों को। तो हल भी चलाते थे क्योंकि खेती भी करते थे। अन्नगार, इतने बड़े बड़े उनके पास अन्नगार थे। अन्नगार का मतलब जहाँ अन्न रखा जाता है, खेती करते थे। कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं, ईंटों में डिज़ाइन, समझिए आप, काफ़ी डेवलप्ड थे वो लोग। ऐसा नहीं था कि बस होमोसेपियंस से जस्ट आ गए थे, नहीं, काफ़ी अलंकृत ईंटें थी। अलंकृत का मतलब सजी सजाई ईंटें, डिज़ाइनदार ईंटें। हवन कुंड मिला है, इसका मतलब हवन होता था उस टाइम पे, लोग हवन करते थे, जो कि भारतीय संस्कृति में है। और चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ी मिली है, चूड़ी के अवशेष मिले हैं वहाँ पे। ये कालीबंगा का है, ठीक है। छठे नंबर पे धौलावीरा। धौलावीरा, इसको रविंद्र सिंह विष्ट ने खोजा था। गुजरात में है ये धौलावीरा। और सबसे सिग्निफिकेंट है धौलावीरा का क्या, स्टेडियम मिला है वहाँ। स्टेडियम, जैसे हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और वहाँ पे स्टेडियम होता है, वैसे उस टाइम पे स्टेडियम मिला है। तो अंदाज ये लगाते हैं कि इनके आमोद प्रमोद के क्या साधन थे। जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे वो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार में सुनो, अन्न उपजाते थे। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास उगाया गया। कपास आज भी हमारी पहचान है। अंग्रेज़ जो आए थे हमारे यहाँ बिज़नेस करने शुरू में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई, या उससे पहले जब यहाँ से कपास ले जाते थे इंग्लैंड, तो हमारा कपास हमेशा हाई क्वालिटी का रहा है और हमारे यहाँ बहुत मात्रा में कपास उगाया जाता रहा है अभी तक। अंग्रेज़ों की तो पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से शुरू हुई थी, पूरा औद्योगिकरण वहीं से शुरू हुआ था। तो ये कब से हमारी विशेषता है हमारे भारत की, हड़प्पा सभ्यता के टाइम से भी कपास का उत्पादन करते थे ये लोग, और इसके लिए पूरी दुनिया में फेमस थे कपास के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कपास सर्वप्रथम किस सभ्यता ने उगाया, हड़प्पा सभ्यता ने उगाया, ठीक है। तो खेती करते थे, बिजनेस करते थे। और जो उनकी नगर परियोजना थी उसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, रोड्स चौड़ी चौड़ी थी, कमरे बाकायदा बने थे, स्नानागार होते थे घर में, रसोई होती थी, शौचालय भी अच्छे घरों में होते थे, कुआं होता था पानी का, ये चीज़ें याद रखना। और पानी की निकासी के लिए पक्की नालियाँ थीं, पानी की निकासी का बहुत अच्छा सिस्टम था। तो ये अच्छी नगरीय व्यवस्था थी। तो वहाँ पे आते हैं कि क्या क्या करते थे। तो इनका खाना जो था, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, पशुपालन, खेती और बिजनेस करते थे। अब मनोरंजन कैसे करते थे, तो जुआ भी खेलते थे, नृत्य संगीत भी करते थे, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति मिली है तो इसका मतलब वो लोग नृत्य और संगीत जानते थे, है ना। इसके अलावा स्टेडियम है तो हो सकता है घोड़ों की दौड़ कराते हों, क्योंकि घोड़ों के भी अवशेष मिले हैं। तो स्टेडियम में इस तरह की चीज़ें होती होंगी, घोड़े के घुड़दौड़, या फिर जैसे हम आज भी कंटिन्यू है सांड की दौड़। मैं बहुत ही प्रामाणिकता से नहीं कह सकती, लेकिन अंदाज़ लगा सकते हैं कि घोड़े के अवशेष मिले हैं और स्टेडियम मिला है, तो में भी घुड़दौड़ होती हो या कोई गेम होता हो। स्टेडियम मिलने का मतलब है कि वो लोग जीवन यापन में मनोरंजन भी करते थे। स्टेडियम मिलने का ये मतलब है मेनली। अब ये हो गया धौलावीरा का, ठीक है, गुजरात में है। अब आते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ठीक है, 8 बताने मैंने आपको, 8 में ये 7वां है, तो 8 ही ध्यान से सुन लेना।
सुरकोटड़ा को जगपति जोशी ने खोजा था, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, जो मैं कह रही थी ना घुड़दौड़ में भी कराते हूँ। तो धौलावीरा में स्टेडियम मिला है, सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, ये गुजरात में है। ठीक है, ये 7वां इम्पॉर्टेंट शहर है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट है लोथल। लोथल भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है और इसे S.R. राव ने खोजा था। लोथल ध्यान से सुनो, जैसे चन्नूदड़ो था औद्योगिक शहर था, वहाँ पे मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, शीशा मिला है और वो एक बिज़नेस का सेंटर था। और बिज़नेस होने की वजह से वहाँ पे ये प्रथा नहीं थी ये ऊंचा है ये नीचा है, बिजनेसमैन ही थे सारे, तो वहाँ दीवार नहीं थी जो दुर्ग की दीवार होती थी। चन्नूदड़ो एक औद्योगिक शहर इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा लोथल भी बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस पोर्ट था। क्या फ़र्क था चन्नूदड़ो और लोथल में? लोथल में एक बड़ा सा बंदरगाह था। बंदरगाह कहाँ होता है? समुद्र के किनारे जो जगह होती है वहाँ होता है। लोथल के पास एक बड़ा सा लोथल में एक बड़ा सा बंदरगाह था। इसका मतलब है नाव भी इस्तेमाल होती थी, नाव से भी ट्रांसपोर्ट होता था बिजनेस के सामान का। तो वहाँ पे एक बड़ा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह आप लोग समझते हैं, जहाँ पे चलते हुए समुद्र में जो दूर से आते हैं जहाज दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। टूरिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं जहाज़ को, बिज़नेस का सामान भी उससे ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जहाँ आके रुकते हैं, जहाँ पे किनारे पे समुद्र किनारे रोके जाते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। आज भी बंदरगाह हैं बहुत सारे। तो लोथल में बंदरगाह मिला है, बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था लोथल। ये हो गए हैं आपके 8 शहर। ठीक है, आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये 8 इम्पॉर्टेंट शहर हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला ये पूछा जाता है सब उसमें क्वेश्चंस में। तो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैंने लिख रखी हैं, जैसे कि कांस्य युग था ये हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम है इसका कांस्य युगीन सभ्यता। कांसे की वजह से, कांसे धातु कैसे बनता है कांसा? तांबा और टिन को मिला के, तांबा और टिन। कुछ तांबा और टिन देश में निकलता था, कुछ ही लोग बाहर से भी मंगाते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है बिजनेस। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग कहाँ कहाँ से बिजनेस करते थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान मंगाते थे। तो अभी बताती हूँ। उससे पहले कपास उगाने में प्रथम थी ये सभ्यता। सबसे पहले कपास उगाया था इस सभ्यता ने, और आज भी हमारा देश कपास के लिए जाना जाता है। पशुपालन बता चुकी हूँ मैं आपको, पशुपालन करते थे ये लोग। एक और चीज़ है, क्योंकि बिजनेस करते थे तो इनको माप तौल का ज्ञान था, बाट इस्तेमाल करते थे ये। भाई बिजनेस करोगे तो आपको माप तौल का ज्ञान होना चाहिए। अब आप लोग जो बच्चे हैं सोचेंगे मैम क्या बता रहे हो, कपास कौन नहीं जानता, बंदरगाह कौन नहीं जानता, पशुपालन सब करते हैं, माप तौल बाट कौन नहीं जानता। आजकल ये चीज़ें आसान लगती हैं, बट जब इंसान ने अभी बंदरों से इंसान बनाया वो, और उसको कुछ नहीं पता धरती पे, कैसे उसने आग खोजी, कैसे उसने पहिया बनाना शुरू किया, फिर कहाँ से बढ़ते वो यहाँ पे आ गए कि वो चूड़ी बना रहे हैं, मनके बना रहे हैं। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी बात होती थी बाट वगैरह पता होना, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी कि वहाँ इंसान उस टाइम तक कितना डेवलप हो गया था। माप तौल का पता था, मोहर बनाना जानते थे ये लोग। मोहर पे जानवर होते थे, शेर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे ये साबित हो कि शेर उस सभ्यता में उन्होंने देखे थे कभी या मौजूद तो? किसी मोहर पे या किसी भी साक्ष्य पे शेर की आकृति नहीं है। मोहरों पे वैसे जानवरों के बने हुए हैं, लेकिन शेर की आकृति कहीं नहीं मिली है। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, मोहरें ज़्यादातर किसकी, मोहर बनाने में क्या इस्तेमाल करती है? सेल खड़ी इस्तेमाल करते थे। सेल खड़ी एक तरह का बहुत बेशकीमती पत्थर होता है, रत्न होता है, उसकी मोहरें बनाते थे ये लोग।
और उन पे आकृतियाँ उभारते थे, जानवरों की, आदिशिव की। इनकी लिपि होती थी, भावनात्मक लिपि इनकी रहती थी कि इनके अक्षर नहीं थे। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे चित्र बना देते जिनमें कोई भाव छिपा होता था, उनको उभारते थे मोहरों पे। तो वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, हम समझ नहीं पाए उस लिपि को आज तक। तो मोहरें इनकी सेल खड़ी से बनती थी हड़प्पा सभ्यता में। इतना ही, जितना मेरी जानकारी में है इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और इतने से भी आपको, जैसे जैसे मैं पढ़ती थी जब हिस्ट्री, तो मुझे बड़ा बोर करती थी ये हड़प्पा सभ्यता और ये सब। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ों को जान रही हूँ और जितना डिटेल में जानते हैं अंदर जाके कि ऐसे स्नानागार था, ऐसी सब, अब तो चीज़ें समझ में भी आती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना सब। हाँ, एक चीज़ रह गई थी आपको बताने के लिए कि ये बिज़नेस मेनली करते थे। तो बाहर से क्या क्या आता था, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, ठीक है। क्या क्या हम मंगाते थे। टिन मंगाते थे, जो मैंने आपको बताया कांसे की नर्तकी मिली है, कांसा कैसे बनता है। टिन और तांबे को मिला के टिन आता था अफ़गानिस्तान से और ईरान से। क्या मंगाते थे? टिन। अच्छा, तांबा बलूचिस्तान तो खैर इधर ही था। सोना मंगाते थे अफ़गानिस्तान से और फ़ारस से। अफ़गानिस्तान और फ़ारस, इतनी दूर तक बिजनेस चलता था। चांदी भी अफ़गानिस्तान और फ़ारस से ही मंगाते थे। सीसा मंगाते थे ईरान से, अफ़गानिस्तान से। लाजवर्द मणि क्या होती है मेरे को भी नहीं पता, मणि मान लेते हैं। लाजवर्द मणि कोई बहुत बेशकीमती पत्थर ही होगा अगर मणि उसका नाम है। ये भी बदख्शां अफ़गानिस्तान से आता था। तो कांसा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, लाजवर्द मणि, ये हम अफ़गानिस्तान से और ईरान से मंगाते थे, ठीक है। यानी कि बिज़नेस वहाँ तक चलता था। अभी तक इतना काफ़ी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और अगर अभी टाइम होगा तो जैसे बीच में एक दिन मिस हो जाती, कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती है जीके की, बट अगर अभी टाइम हुआ तो एक और बना देते हैं वीडियो किसी एक और टॉपिक पे। और अगर आज नहीं देख पाओ, कल नहीं देख पाओ तो परसों देख लेना। लेकिन वीडियो अपलोड जब टाइम मिलता है, अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो एक दिन में ज़्यादा वीडियो कर दूँगी, और अगर टाइम नहीं मिलता कभी पूरी कोशिश करेंगे स्किप ना हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी आज जानकारी दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके बाद हम वैदिक काल पे, उत्तर वैदिक काल पे आएंगे। मैं वैदिक काल की जो थ्योरी है, जो हमें अंग्रेज़ों ने पढ़ाई है, जो लिख के चले गए बोलो, मैं उसमें बहुत ज़्यादा, मुझे बड़े सवाल हैं उसमें। वो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। ये थ्योरी मेरे को जचती नहीं है। कि अभी राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं और उसकी डीएनए मैपिंग से ये साबित हुआ है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। तो यानी हम इतने सालों से गलत चीज़ पढ़ रहे थे, आर्य बाहर से आए, जिससे कि यहाँ के जो लोग, जिनको अनार्य कहा गया, जिनको द्रविड़ कहा गया, उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी जाए कि नहीं, जो आर्य हैं, जो उच्च वर्गीय या हिंदुओं में जो ऊंची कास्ट के हैं, वो सब बाहर के हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। ये चीज़ भरने के लिए अंग्रेज़ों ने ये थ्योरी लगाई। तो मैं बहुत उससे सहमत नहीं हूँ। तो वैदिक काल को बहुत ही रफ स्पीड से करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद ये बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय, ये सब पे आगे इतिहास पे। और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से मध्यकालीन पे भी आ जाएं और आधुनिक इतिहास पे भी आ जाएं। और ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इंडिया का, उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही रिलेवेंट अभी रिसेंट का है और उसका इम्पैक्ट अभी तक है हमारे पॉलिटिकल चीज़ों पे और सोशल चीज़ों पे। तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ। तो हड़प्पा में आज काफ़ी हो गया। फिर ये प्राचीन इतिहास है, फिर मध्ययुगीन इतिहास आएगा, फिर आधुनिक इतिहास आएगा। तो करते हैं, ठीक है। आज टाइम मिला तो आज ही वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर कल बनाते हैं। अभी जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक। थैंक यू।